Good evening all, welcome to Learners Academy. आ रहा खड़ा उधर आ, भव्या खड़ा उधर आ, पीछे वाले दोनों आ गया। हाँ तू भी खड़ा, मनन इधर खड़ा, जल्दी आ, जल्दी मनन के पास बिठा रहा हूँ, तो जल्दी आ, जल्दी आ, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे। अब मनन से कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, ठीक है? तो डायरेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी तो चलती है मेरी, इससे काम करवा सकता हूँ मैं, है ना? हाँ, और किसी का कोई काम अटक है तो फिर आवाज नहीं आनी चाहिए। तेरे को किसने कहा आवाज आने के लिए? इधर आ, इधर आ, वापस अपनी जगह पे चल, वापस अपनी जगह पे चल। तेरे को दिक्कत है? चलो 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 अपनी जगह पे चल। ओके, अब बातें नहीं। एक्सरसाइज नंबर 14.1, चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी। करीब करीब लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। लास्ट क्लास में हमने 19 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, राइट? टोटल है 25, यहाँ तक तो सॉल्व हो गए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 रीड आउट करते हैं। तो वैसे तो वो नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देख पाते हो स्टार मार्क लगा हुआ है, और स्टार मार्क का एक्सप्लेनेशन नीचे है, इस पेज के नीचे। इस पेज के नीचे देखो स्टार मार्क का एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा कुछ स्पेशल साइन बना हुआ हो, स्टार मार्क या हैश, हैश भी बना देता है कहीं, तो उसका मतलब क्या है वो आपको उस पेज के एंड पे दिख जाता है। तो आगे से ध्यान रखें, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है? चलो देखते हैं। चलो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्या बता? इसलिए अपन चांस नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही रिस्क को कैलकुलेट करना है। तो क्या बता प्रोबेबिलिटी, वैसे तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि क्वेश्चन आ जाए, बट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी तो है। खड़ा हो, तो खड़ा, खड़ा, पीछे पीछे चल, और खड़ा ही है दीवार पे। बेंच को छोड़ दे, किसी भी बेंच को टच नहीं करना, देखो इस तरीके से भी टच नहीं करना। हाँ, अब वहां पे रिस्क कैलकुलेट करता रहे आराम से बैठे, और वो कैलकुलेट हो जाए तो बता दे। चलो, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम on the rectangular region shown in figure 15.6. Can you see a rectangle in figure 15.6? दिखा एक रेक्टेंगल, हालांकि उसकी मार्किंग नहीं की गई है, लेकिन एक रेक्टेंगल तो सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल, इतना सबको जानता होगा। ये क्या कह रहा है, इस रेक्टेंगल में मैं एक डाई थ्रो करूंगा रैंडमली। कई बार हम ये गेम खेलते हैं कि मैं थ्रो करूंगा, उसी के उस पाले में गिरना चाहिए, ऐसे गेम्स भी खेलते हैं ना, या खेलते थे कभी। तो इस तरीके का कोई गेम है कि डाई इसमें थ्रो करेंगे, हम इस रेक्टेंगल के अंदर थ्रो करेंगे, तो क्या संभावना है कि वो सर्किल के अंदर जाके लाए करेगा, लैंड करेगा? भाई इस रेक्टेंगल के अंदर थ्रो करना तो कंफर्म है, मतलब एक्सपेरिमेंट ही ये है कि रेक्टेंगल के अंदर थ्रो करना है, समझ गए? तो उस रेक्टेंगल के अंदर थ्रो करने के बाद भी वो सर्किल के अंदर लैंड करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई इसके अंदर लैंड करना तो कंफर्म है। अब इसके अंदर कुछ एरिया ऐसा है जो सर्किल के बाहर है, इधर भी लैंड कर सकता है, इधर भी लैंड कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ऐसे कर सकता है, और अंदर भी कर सकता है, कर सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अंदर ही लैंड करेगा? ओके, समझ आया? फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके की कोई शर्त है, तो शर्त लगाने वाला कैलकुलेट करेगा ना कितना रिस्क है, तो उसको संभावना चाहिए कि मेरा डाय जो है इसके अंदर, सपोज करो सर्किल के अंदर लैंड करता है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, ये जीत रहा है वो प्राइस, और नहीं अगर बाहर लैंड कर रहा है तो मान लो उसका लॉस हो रहा है। तो वो कुछ भी एक्शन लेने से पहले वो बेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, वो रिस्क कैलकुलेट करेगा नहीं करेगा, तो वो संभावना कैलकुलेट कर रहा है
कि अंदर गिरने की क्या चांसेस है और बाहर गिरने की क्या चांसेस है। ऑब्वियसली अंदर गिरने के चांसेस कम है क्योंकि सर्किल छोटा है बजाय के रेक्टेंगल के, लेकिन कितना छोटा है और क्या एग्जैक्ट चांसेस हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो जो डाई गिरेगा और गेट टूट जाएगा उससे, वो जो डाई गिरेगा वो इस एरिया पे गिरेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए 2D प्लेन। 3D स्पेस की तो बात कर नहीं रहे, 3D स्पेस की बात करते तो वॉल्यूम की बात होती। इस 2D प्लेन पर वो डाई गिरेगा तो मैं कह सकता हूं इस एरिया में गिरेगा, रेक्टेंगल के अंदर गिरेगा। इसको मोर कॉन्सेप्चुअलाइज तरीके से कहें तो मैं ये कहूंगा रेक्टेंगल के एरिया के अंदर गिरेगा। रेक्टेंगल के, ये रेक्टेंगल का एरिया है ना, इस रेक्टेंगल के एरिया में सर्किल भी है, इस रेक्टेंगल के एरिया में सर्किल भी है और ये सर्किल का एरिया है। ठीक है, तो टोटल एरिया तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि वो होना तो तय है, वो होना तो तय है। और जो मुझे फेवरेबल चाहिए वो क्या है, सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा मेरा फेवरेबल में, यानी एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आंसर। समझ गए क्या भाई, टोटल एरिया इसमें तो गिरना ही गिरना है, तो ये तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम नीचे लेते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ना लिख के क्या लिखूंगा, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों मुस्कुरा रहा है? हाँ, कोई बात याद आ गई, कोई जोक याद आ गया? बता दे, बता दे, बता दे, या मुस्कुरा ले, चल पहले मुस्कुरा लिया, मंद मंद मुस्कुरा, मीठी मीठी जो मुस्कान होती है, कोई अच्छा सा समय याद कर रहा है। हाँ, अब देखिए तो मुस्कुरा लिया। कभी कोई पिकनिक पे गया था, याद आ रही हो कि कितने मजे किए थे हमने, या कल संडे था कितना सोया मैं, रह रह के हंसी आ रही है। ठीक है, अब मुस्कुराया तो बंद कर दूंगा मुस्कुराहट। किसने कहा कैसे? खड़ा हो तू, खड़ा, बाहर निकल, चल वो वाला गेट पकड़। और सेम थिंग अप्लाइज टू यू, यू कैन नॉट टच अ बेंच और अ डेस्क। कुछ लिखना नहीं है तेरे को नोटबुक में, तो क्लास के बाद बैठ के लिख के जाएगा, फिर ही छोड़ूंगा, नहीं तो उठा ले और उठा के लिख। तो क्यों नहीं किया, 2 दिन की छुट्टी थी तो, 1 दिन की छुट्टी थी ना कल की। स्कूल का कर लिया अभी? तो तूने किया क्या फिर, किया क्या फिर तूने? बहुत सारा क्या होता है, इतना कितना सारा था कि तेरे से कुछ भी नहीं हो पाया ना, इधर का रहा ना उधर का रहा। अब कल डेडलाइन है, मुझे तो मेरा काम कल चाहिए, वरना आप क्लास में अलाउड नहीं है। और आप अभी मैं ऑमिट करवा रहा हूँ, मेन क्वेश्चन मैं कल ही कराऊंगा। अगर आपको कल क्लास अटेंड करनी है तो कल सारा काम करके आ जाना, आज तक का। ठीक है, अब चाहो तो आप नोटबुक उठा सकते हो, एटलीस्ट आज का काम तो नोट डाउन हो जाएगा, और आप चाहो तो कर जाएंगे कल। ठीक है, और कोई भी कोई ऐसे के महारथी जिनको स्कूल के काम की वजह से वो काफी पीछे चल रहे हैं अपने वर्क में, एनफ एब्सेंट थे फिर आप? आए थे, लास्ट क्लास आई, अब आपको याद ही नहीं रहता कब एब्सेंट है कब प्रेजेंट है। आ रहे हो अभी रेगुलर, काम कंप्लीट है सारा? हाँ, इधर से ऋषभ, पूरा कंप्लीट है? अभी लास्ट में दिखा के जाना मुझे, और प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेके आना। और इधर सक्षम, ठीक है, मयंक, ओके, चलिए निकालना शुरू करें। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इनटू, और एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर उसने दे रखा है, तो डायमीटर से रेडियस निकाल के और पाई इंटू आर से मैं इसका एरिया निकाल, शुरू हो जाऊं। Here a random experiment is given of throwing a die is given of throwing a die in a rectangle, in a rectangle with
with या in which length of rectangle equal to, जो भी गिवन है लिख देंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम लेटर एल से डिनोट करा देंगे, इक्वल टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर होगा तो तेरा डाई ही उसमें नहीं लैंड हो पाएगा, रेक्टेंगल में नहीं लैंड, breadth of rectangle that is denoted by letter B, ये कितना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट अवेयरनेस का एरिया निकाल देता हूँ, लेंथ ब्रेड्थ लिख ही दिया मैंने, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। हो गया यहां तक। अब सर्किल को इंट्रोड्यूस करते हैं। also a circle is drawn inside the rectangle, a circle of diameter, a circle of, उसका डायमेंशन भी लिख दो लगे, डायमीटर कितना है उसका, 1 मीटर, नहीं वो दूसरे हाथ लिखेंगे, सारे पहले हाथ ही नहीं लिखते, is drawn, circle of diameter 1 meter is drawn inside the rectangle, so radius of circle, और उससे फिर एरिया ऑफ सर्किल, सो रेडियस ऑफ सर्किल एंड उससे फिर एरिया ऑफ सर्किल निकालो, फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे फाइनल। रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू डायमीटर का आधा, डायमीटर बाय 2, यानी कि 1 मीटर है तो 1/2 मीटर, फाइन, इसको लेटर आर से नोट करा दो, दैट इज लेटर आर, रेडियस ऑफ सर्किल दैट इज लेटर आर। ठीक है क्या, चलो लगे आपको निकालो फिर एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू मत रखना, देखेंगे बात, पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीटर स्क्वायर, पाई इंटू 1/2 कितना हो गया, पाई/4 मीटर स्क्वायर। या लगे देख ही लो एक बार, पीछे आंसर पाई की फॉर्म में है या न्यूमेरिक फॉर्म में, पाई। आपको बताया था मेंसुरेशन वाले चैप्टर में पाई की वैल्यू रखते हैं हम, और बाकियों में हम पाई को पाई ही रहने देते हैं, बिकॉज पाई इज ऑल्सो ए वैल्यू, ठीक है। तो पाई/4 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। खड़ा 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 पनौती कैसे, क्यों वो खुद के खराब कर रहा है, तेरे कौन से खराब किए उसने, बार बार मत हंसा, एक बार हंसा दे इससे, यानी कहने का मतलब दोबारा मत जाना, अभी तो चल जा जा। चलो आइए, नाउ लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ई बी, इवेंट ई मान लेते हैं कि वो डाई जो है लैंड करेगा सर्किल के अंदर, क्या हुआ आपको, लेट द इवेंट ई बी दैट, जैसे ही उसने जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन पूछा, इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल, तो हम भी क्या लिख देंगे, द डाई विल लैंड इनसाइड द डाई, द डाई will land inside this, लिखो, the die will land inside this,
inside the circle. ठीक है, तो ये इवेंट ही मान लिया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनेगा, मैंने क्या कहा था थ्योरेटिकल अप्रोच में फॉर्मूला क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि वो फेवरेबल है, वो मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय जो चीज होनी है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी सारे के सारे आउटकम्स आ जाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। बोलो ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल कितना निकाला हमने, पाई बाय 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकाला हमने, 6। तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो, दैट मींस पाई 4 into 6, यानी कि पाई बाय 24। आंसर मैच कर। हो गया मैच, ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हैं इसको डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 सरल है, इसको होमवर्क मार्क करो, फिर अपन सीधे डाय वाले उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर। ये वाला 21 में ऑरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप इजीली होमवर्क मार्क कर सकते हैं। देखो, और नहीं हो तो बता देना, मैं रीड आउट कर देता हूँ, अगर आपकी नहीं हो मंशा करने की तो बता दो। नहीं है, किसकी नहीं है, खड़े हो ना, वो तो ऑलरेडी खड़ा है, हो गई ना। अच्छे अच्छे बूटों को सही कर दिया। हाँ, तो पेन ड्राइव लेके आने वाला था संडे को, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैंने मना कब किया। क्या खराब है, चलो देखो, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। एक लॉट है, ग्रुप है, उसके अंदर 144 बॉल पेन रखे हुए हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी गुड है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, अभी गुड डॉट पे बल्ब्स वाला किया था, तो ये बॉल्स हैं पेन से, सॉरी। तो कौन है वहां पे, नूरी। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। ऑब्वियसली नूरी कब खरीदती है उस पेन को, जब वो गुड कैटेगरी का हो, डिफेक्टिव कैटेगरी का ना हो, गुड कैटेगरी का हो। ओके, ठीक है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव होगा। तो अगर डिफेक्टिव नहीं हुआ, गुड कैटेगरी का हुआ, तो शी विल बाय इट। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, ओके, और नहीं खरीदेगी वो जब वो डिफेक्टिव हुआ। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं। द शॉपकीपर ड्रॉज, ड्रॉज मतलब यहाँ पे ड्रॉइंग वाला ड्रॉ नहीं है, निकालने वाला ड्रॉ है ना। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम, रैंडमली एक पेन निकाला उसने स्लॉट में से, टोटल 144 बॉल पेन के लॉट में से, और नूरी को दे दिया, गिव इट टू हर। क्या संभावना है कि वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। तो खरीदती कब है, जब गुड है, और नहीं कब खरीदती है, जब इफेक्टिव है। तो शी विल बाय, इस क्वेश्चन को चेंज करके मैं लिख सकता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज a good one, the pen is a good one, और the pen is a defective one। तो उस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट कर दूं तो कुछ है क्या क्वेश्चन में, बताओ, नहीं है ना, बोलो, कुछ भी नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को द पेन इज अ गुड वन एंड द पेन इज अ डिफेक्टिव वन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। हम क्या कर लेंगे, लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ई बी that Noori, let the event E be that the pen is a defective, that the drawn pen is good and Noori buys it। दोनों का मेंशन कर देना उसी में। क्या, फिर से सुनो, let the event E be that the drawn pen is a good one and Noori buys it। तो E नॉट क्या हो जाएगा, that the drawn pen is a defective one and Noori doesn't buy it। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकाल लेना, उसमें से 1 में से माइनस कर देना, आंसर मैच कर लेते हैं अभी पीछे से। तो अच्छे कितने उसमें से, अदर्स आर गुड, तो 20 डिफेक्टिव है, बाकी सारे अच्छे हैं। 144 में से 20 गए तो 124 बटे 144, पहले का आंसर तो हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 144। करना काटना बिटना,
3136 सही है क्या? 31/36 और फिर इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 31/36। मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की 5/36 सही है दोनों। हो सकता है होमवर्क, वेरी इजी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 क्वेश्चन से पहले 22nd वाले क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है? देखो उसने कहा भी है रेफर टू एग्जांपल 13। क्या है पढ़े वो रैपर किसका जरा खड़े हो दोनों खड़े बाहर 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 निकाल पॉकेट में से क्या जल्दी निकाल जल्दी। ये किसकी भव्य कल सबके लिए टॉफी लेके आएगा। अगर ये नहीं लाया तो ये अलाउड नहीं है और एक नहीं दो दो टॉफी लाएगा, ठीक है? क्योंकि पहले से अनाउंस हो चुका था कि या तो कुछ खाना नहीं है और खिलाना खाना है तो फिर सबको खिलाना है। हम सारी चीज मिल बांट के खाते हैं, ठीक है? नहीं इसको भी रख दिया अंदर, इसको रख दिया अंदर। चलो अब इधर देखो तो कल, ठीक है ना? कल याद रखना सब, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। ये क्लास में अलाउड नहीं है अगर ये सबके लिए टॉफी नहीं लाया था, ठीक है? आइए रेफर टू एग्जांपल नंबर 13 और मुझे थैंक यू बोल देना आप उस टॉपिक के लिए। एग्जांपल 13 पे आइए, यही वाला है। तो एग्जांपल 13 एक बार जो वो क्वेश्चन है उसको तो भूल जाओ, उसको बिल्कुल मत देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले काम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसमें इस क्वेश्चन का जब हम आंसर निकाल लेंगे उसमें से कुछ रिजल्ट को यूज करके वो उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको मार्क कर लीजिए एग्जांपल एंड प्लस वो जो क्वेश्चन है आपकी बुक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुरू करें। एग्जांपल 13 रीड आउट कर रहा हूं मैं। दो डाइस है मेरे पास, कितने? दो। एक ब्लू कलर का एक ग्रे कलर का, दोनों को सेम टाइम पे थ्रो किया है, दोनों को। तो जब वो थ्रो हो चुका है तो इसका आउटकम जो होगा, जैसे मैंने एक डाइस थ्रो किया तो आउटकम क्या हो सकता है? या तो 1 या 2 या 3 या 4 5 बस, इसके अलावा तो कोई सातवीं चीज तो हो ही नहीं सकती। क्या आउटकम होगा? पॉइंट ऑफ किया तो आउटकम क्या होगा? हेड या टेल। दैट्स इट। अब मैंने दो डाइस थ्रो किए तो पॉसिबल आउटकम सोचो। देखो एक आउटकम ऐसे हो सकता है कि इस पे 6 और इस पे 4 हो, एक आउटकम ऐसे हो सकता है इस पे 3 हो उस पे 1 हो, अलग अलग माने जाएंगे आउटकम, याद रखना। अच्छा एक आउटकम ऐसे हो सकता है उस पे 1 इस पे 3 हो, पहले इस पे 3 इस पे 1 था, अभी इस पे 1 इस पे 3 है, तो ये दोनों अलग अलग आउटकम माने जाएंगे। ब्लू वाले पे 1 ग्रे वाले पे 3, ये पूरा एक आउटकम है, ये पूरा एक आउटकम है। फिर उल्टा करो, ब्लू वाले पे 1 3 पहले का 1 था ना, अभी 3 कर दो उस पे और ग्रे वाले पे 1 कर दो, ये डिफरेंट आउटकम माना जाएगा। तो ऐसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है? तो हम कैसे पता करेंगे? पहले कितने थे आउटकम? 6। पहले कितने थे आउटकम? 6। अभी डाइस कितने? 2, तो 6 का स्क्वायर यानी 36। कल को अगर 3 डाइस थ्रो करें तो 6 का क्यूब यानी 216, समझ गए? और अगर 4 डाइस थ्रो करें तो 1296, 6 की पावर 4 1296, ठीक है? लाइकवाइज हम आगे बढ़े, समझ गए क्या? क्लियर है? मैक्सिमम आपके लेवल पे 2 डाइस आएगा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो 3 डाइस तक आएगा, ठीक है? अब सेम आउटकम भी आ सकता है, इस पे 1 इस पे 1, वो भी एक आउटकम है। क्या मैंने ऐसे नहीं बोला, आप बात नहीं, कहने का मतलब ये है इस डाइस पे 1 है इस डाइस पे 3 है, तो ये जो भी घटना घटी है आउटकम है। मैंने कहा रुद्र बता क्या हुआ, रुद्र ने कहा इस पे 1 आया इस पे 3 आया, तो रुद्र ने जो भी बात बताई वो एक आउटकम है ना। कल को ये बात भी तो हो सकती थी इस पे 3 इस पे 1, तो इस पे 1 इस पे 3 और इस पे 3 इस पे 1, ये दो अलग अलग घटनाएं, इनको एक मत मान लेना।
कि सर एक डाइस पे 1 है, एक डाइस पे 3 है, उसमें भी और इसमें भी, तो आप उसको सेम ही आउटकम मान, नहीं, दो डाइस डिफरेंशिएटेड है, ब्लू एंड ग्रे, कल कोई डिफरेंशिएटेड नहीं होते तब सेम आउटकम माना जा सकता था, सिमिलर लुकिंग होते, जब हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, दोनों ही लाल रंग के, तो इस पे बनाया इस पे दिया है, कल को ऊपर बीच में बनाया तो हमको सेम ही दिखेगा, तो हम फिर वहां पे कैसे बात करेंगे, एक पे 1 एक पे 3, बस ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। अभी डिफरेंशिएटेड डाइस हैं, एक ब्लू है एक ग्रे है, तो हम 1,3 अलग आउटकम मानेंगे, 3,1 अच्छा ऐसे भी हो सकता है दोनों में 1 मानेंगे, 1,1 भी आउटकम मानेंगे, तो कल तक जो अपन पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉमा से डिफरेंशिएट करके लिख रहे थे, अभी अपन जो आउटकम्स हैं वो पेयर में बोलेंगे, 1,1 1,2 ये एक आउटकम, 1,1 एक आउटकम, पहले 1 एक आउटकम था, 2 एक आउटकम था, अभी पेयर में चलेंगे आउटकम, क्योंकि दो डाइस है, 1,1 एक आउटकम, 2,3 एक आउटकम, 7 हो नहीं सकता, 6,5 एक आउटकम, ओके। मान लो 3 डाइस होते तो ट्रिपलेट में चलते, कैसे 1,2,5 एक आउटकम, 3,2,6 एक आउटकम हो सकता है, वहां पे ऐसे करके 216 आउटकम्स बनेंगे, कैसे बनेंगे 216। अब सवाल पढ़े तो इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे सबसे पहले, सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को एक पिक्चर में लिख देना, वही होता है सैंपल स्पेस। जैसे डाइस पे एक बार ड्रॉ किया तो 1, 2, 3, 4, 5 लिस्ट बना के कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो इसका भी सारे के सारे सैंपल आउटकम को लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर डाइस को 3 बार ही थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस लिखना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, उस केस में नहीं लिखेंगे, उस केस में फिर इस तरीके से लिखेंगे कि शॉर्ट में हम उसको डॉट 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 करके लिख देंगे, क्योंकि 216 आउटकम को ना लिखने बैठे, 36 को लिखने, मतलब अगर 36 आ जाए तो उसको शॉर्टकट में नहीं करना है, ये तो पूरे ही लिखने, ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, और मान लो उसने ब्रेक करके दिया 1+2 और ऐसे करके दिया तो कह नहीं सकते, बाकी बड़ा क्वेश्चन उसमें से दिया उसने, यही बनेगा, ओके, या इससे रिलेटेड बनेगा, यही का मतलब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बनेगा, दो डाइस फेंकने के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, राइट डाउन ऑल द, ये लो उसने खुद नहीं कह दिया, कहीं अगर तुम उसमें बदमाशी कर लो नहीं लिखो तो उसने पहले कह दिया कि सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख भैया पहले, अब वो 3 में नहीं कहेगा, वो 3 में नहीं कहेगा क्योंकि उसको भी पता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, अगर वो नहीं कहता तो भी लिखना है, समझ गए क्या। आगे व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, अब फिर अलग अलग प्रोबेबिलिटी, अब इवेंट्स देखो कैसे घटित करवा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, क्या संभावना है कि जो दो डाइस गिरे हुए हैं उन पे जो दो नंबर दिख रहे हैं, इस पे एक दिख रहा है इस पे दिख रहा है, टॉप वाले मानोगे, साइड में देख देना, वो नहीं माना जाएगा ना, जो टॉप में है जो ऊपर वाले पेज पे वही माना जाएगा उसका आउटकम, तो जो टॉप पे आपको नंबर दिख रहा है उनका सम करना है, जोड़ना है, जैसे मान लो इस पे 3 है इस पे 2 है तो 3 और 2 लेकिन उसको सम चाहिए 8, तो अलग अलग सम मिल सकते हैं अपने को, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सम मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं, कौन कौन से सम्स मिल सकते हैं सोच के बताओ, ऐसे कैसे बोल रहे हो, अरे तरीके से बोलो भाई, शुरू से आप, क्या कभी भी 1 सम मिलेगा क्या, 1 सम मिल सकता है क्या, 1 सम तब मिलेगा क्या 1 और 0, तो 0 तो होता ही नहीं है, मिनिमम सम मिलेगा 2, 1 और 1, और 2 के बाद में 2 3 4 5 ऐसे करते मैक्सिमम 12, क्योंकि 6 और 6 आ जाएंगे, दोनों में 6 6 मिल गए, 12 से ज्यादा नहीं आएगा, 2 से, तो टोटल 2 से 12 कितने, मतलब सम्स की फॉर्म देखो, वैसे तो 36 आउटकम है, लेकिन सम आना को अगर मैं एक आउटकम कहूं तो उसके पॉसिबल केसेस 11 है, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 11 आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो उन 36 आउटकम को इन 11 में बांटना पड़ेगा, जैसे 36 को पहले लिख दूंगा मैं पूरे, उसमें से 2 सम देने वाले कौन से भैया, साइड में चलो 2 के पास चलो, फिर 3 सम देने वाले कौन से, तुम 3 के पास चलो, 4 सम देने वाले कौन से, तुम 4 के पास चलो, ऐसे करते करते 8 सम वाले कितने तुम अलग चलो, तो वो तो हो जाएंगे इसके फेवरेबल केस, जो 8 सम देते हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 36, ठीक है। जैसे आप खुद सोचो 8 सम आने के लिए आप कैसा कैसे कर सकते हो, आप दोनों में 4 4 ले आओ 8 आ जाएगा, 5 3 6 2 3 5 7 साइड पे 7 आता है, आपके पास एक दूसरे का 7 लिखा हुआ डायरेक्ट मेरे को लाके देना, ठीक है, आपका फिर स्नेक एंड लेटर होगी तो 7
तू करके आना, तेरे वक्त में इतने रिमोट हो रहा होगा। चलो अब हाँ ठीक है, तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट दिस। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कृतिका क्या हुआ? नॉट वेल, ऑल इज वेल, ऑल शुड बी वेल। चलो आप, तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे आप, एडिंग ना करो एग्जांपल 13 अपने नोट्स में, एग्जांपल 13 का सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 13। हियर एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, हम उसका सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, हम हमारी तरीके से करेंगे, ठीक है? और फिर हम आंसर मैच कर लेंगे, क्योंकि हमने जो प्रेजेंटेशन करने की तरीका सीखा है उसी से चलने दो, ताकि वो हमको कुछ डिफरेंट ना लगे। क्यों हंसी आ रही है? इसकी ब्राइटनेस कम करो। Here a random experiment is given, कितनी तकलीफ है देखना, बात बात में तकलीफ है। Here a random experiment is given, ब्राइटनेस की तकलीफ है। मूवी देखने जाते हो उसको तो नहीं कहते भैया थिएटर की ब्राइटनेस थोड़ी कम करना, बहुत आंखों में चुभ रही है। कभी कभार तो आगे भी बैठना पड़ता ही होगा, अंधेरा करूंगा तो नहीं चुभेगा, ज्यादा चुभेगा। थिएटर में इसलिए नहीं चुभता क्योंकि जो चीज हम देखने जाते हैं उसमें हमारा मन लगा रहता है, अब इसमें मन ही नहीं लगता आपका। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, चलो आओ, और throwing two dice, of throwing two dice, one blue and one gray, and one gray at the same time। जैसा लिखा हुआ है साइमल्टेनियस भी लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली, साथ में, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब उसने तो कहा था व्हाट राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन मैं मोर कॉन्सेप्चुअल तरीके से लिख रहा हूं, सारे पॉसिबल आउटकम्स की जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? सो सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी गिवन एज सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को लेटर एस से डिनोट कराते हैं, एस फॉर सैंपल स्पेस, ठीक है? सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी गिवन एज, हम दे रहे हैं ना, हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, can be given as in the following manner, can be given। अब जब भी ऐसा लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें आउटकम ज्यादा हैं, तो हमको तुक्के नहीं लगाने, मतलब ऐसा नहीं कि सब 2,5 लिखो, अरे सर 3,1 तो रह गया वो भी लिखो, अरे सर 6,2 रह गया, अरे सर 4,5 ले गया, तो ऐसा रहते ही रहेंगे। तो हमको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में और एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है। तो देखो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, देखना ध्यान से। लेट से पहले डाइस पे 1 आया, तो दूसरे डाइस पे भी 1 मान लो। अब पहले डाई के नंबर को तो फिक्स कर लो 1, और दूसरे वाले को बदलते जाओ, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। अब पहले डाई का नंबर बदलो 2, और उसके साथ भी 6 कॉम्बिनेशंस, फिर 3 उसके साथ। अब आप सोचो इस तरीके से कोई भी छूटेगा क्या आउटकम? तो इस तरीके से हमको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है? विदाउट प्रॉपर, हाँ बोलो। आप चाहो तो ये मेंशन कर सकते हो कि पहला वाला डाई जो है ब्लू है और दूसरा वाला डाई ग्रे है, ठीक है? क्या क्यों आएगा दूसरा, बताना जरा। 2 डाई से, हाँ ठीक है। अब आप दो आउटकम, दो सिचुएशंस बताओ। मैं तो एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ब्लू पे 1 ग्रे पे 1, उसको मैं 1 को मानी। अब आप बताओ क्या सिचुएशन क्या होगी? तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ ब्लू पे 1 ग्रे बता, चेंज कर सकता है क्या? वो जब डिफरेंट नंबर होगा तब होगी, जैसे ब्लू पे 2 और ग्रे पे 2, तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि ब्लू पे 3 ग्रे पे 2, है ना? लेकिन 1,1 को कैसे उल्टा करोगे आप? तो अगर ब्लू पे 1 ग्रे पे 1 उल्टा सोचोगे तो ये 1 इधर, ये 1 इधर, वापस उल्टे के वही तो बात हो गई, ब्लू पे 1 ग्रे पे 1, ठीक है? तो 1,1 सेम वाले दो ही बनेंगे, ओके? इनको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं इनको? सेम नंबर्स आना डबलेट, ठीक है? क्या हुआ? DOUBLET, डबलेट।
चलो अब बातें नहीं फालतू की। तो 1,1 एक आउटकम, 1,1 एक आउटकम। रुको इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट रहे। ये एक ही आउटकम है, दो आउटकम नहीं है, ये एक ही आउटकम है। कॉमा दूसरा आउटकम लिख रहा हूं मैं 1,2, 1,2, ठीक है। कॉमा तीसरा आउटकम लिख रहा हूं मैं 1,3। सर जा सकता हूँ क्यों सर? कल हमारी एग्जाम में फाइंड द पोएम का एक ही लेटर आएगा। कल क्या कर रहे थे? सर एक मैथ्स का पेपर था तो मैथ्स में प्रैक्टिस कर। आज मैथ्स का पेपर था? हाँ। अच्छा। और सर इंग्लिश में कुछ याद नहीं, फेल होने। फेल होने के चांसेस हैं? हाँ सर स्टोरी आएगी 5 तो। आपको पता है यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस चलती है? सर ग्रामर नहीं है। आएगी नहीं? हाँ। ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें 9th क्लास में ग्रामर ही नहीं आती? नहीं मतलब स्टोरी आएगी और लेटर आएगी। तो स्टोरी और लेटर ग्रामर का पार्ट नहीं होता है? लेटर सर ग्रामर का ही पार्ट होता है। सर वो तो गूगल पे से कर लेंगे स्टोरी। गूगल को कहाँ उधर लेके जाएगा? अलाउड है गूगल लेके जाना? नहीं लर्न कर लेंगे ना। सर चला जाऊंगा। अभी रुक 5 मिनट बुलाते हैं। हाँ जी चलो देखिए 1,1 1,2 ये मैंने जब मैं पहले डाई पे 1 फिक्स कर दूंगा तो वो केसेस कवर हो गए, ठीक है। अब पहले डाइस पे 1 को क्या कर दो 2 कर दो, तो 2,1 2,2 2,3 ऐसे ब्रैकेट्स लगा देना आप। 2,4 2,5 2,6 फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। क्या हुआ विनीत? सभी को जाना है? मेरे घर वाले 6 बजे के लिए बोल रहे हैं। कहीं जाना है आपको? कहाँ टाइम का ध्यान कहाँ जाना है? कहीं पार्टी मनाने जाना है? नहीं शादी तो शादी में ही जाना है ना? तो शादी हो जाएगी 2 मिनट बाद हो जाएगी। 7 मिनट वैसे लेट हो गया। मैं नहीं शादी निभाई नहीं है, कहीं बाहर जा बाहर था तो टोंक है, जाओ हाँ लगा रहा हूँ भाई। नॉट एट ऑल। चलो देखो इधर, because you do not want to improve yourself, your sorry is never meant to be sorry. Your sorry is like formality sorry. तो नहीं बोला तो फिर बैठे मत। ठीक है अब पहले इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें डिस्कस करते हैं। देखो हर एक आउटकम्स के बीच में कॉमा से साइन तो होता ही है। जैसे कि 1,1 और 1,2 दो आउटकम्स हैं तो उनके बीच में एक रेड कलर का कॉमा दिख रहा है। अब सवाल आता है कि सर ये तो एक ही आउटकम है ना, तो इसके 1 और 1 के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है? अभी हमने लगाया है, बट व्हाट अबाउट कि अगर मैं नहीं लगाऊं? तो सुनो, अगर ये आउटकम्स कुछ ऐसे होते जो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते, लाइक ए बी सी डी वॉवल्स में होते या लेटर्स में होते, तो वहां पे जैसे ए कॉमा बी लिखना है तो ए कॉमा बी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ए बी भी लिख सकते हो क्योंकि ए और बी सेपरेटेड दिखते हैं। लेकिन नंबर्स में अगर मैं 1,2 की जगह 1 2 लिख दूं तो वो 12 बन जाता है, तो वो गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है, गलत रीड किया जा सकता है, उसको कोई 12 रीड कर सकता है जबकि वो 1,2 है। तो नंबर्स के केस में तो अंदर भी कॉमा लगेगा, लेकिन अगर नंबर्स नहीं है लेटर्स हैं तो अंदर वाला कॉमा हम अवॉइड कर सकते हैं। और आउटकम के बीच का कॉमा कभी भी अवॉइड नहीं, एक आउटकम से दूसरे आउटकम के बीच का कॉमा कभी भी अवॉइड, दैट मींस ये रेड कलर के कॉमेस तो लगेंगे ही लगेंगे। अंदर जो ब्लू कलर का कॉमा है वो इन केस अगर हमारे लेटर्स हैं तो उसको हम हटा सकते हैं। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि हटा सकते हैं, क्योंकि कईयों के मन में माइंड में डाउट अभी भी हो सकता है और एंड तक रहता है कि कॉमा ना लगाएं तो क्या होगा। ठीक है तो कौन सा हटा सकते हैं बताओ? इस क्वेश्चन में तो कोई सा भी नहीं हटा सकते क्योंकि अंदर नंबर्स हैं, लेकिन इन केस अगर अंदर नंबर्स ना होते लेटर्स होते तो अंदर वाला हटा देते, बाहर वाला फिर भी नहीं हटता। नहीं कोई टेबल नहीं बनती इसमें, ऐसे ऐसे लाइन लाइन खींच के कोई टेबल नहीं बनती, बस इसको इस सैंपल पे इसको हमेशा लिस्ट की तरह लिखा रहता है। और इवन इस पूरे के बाद कर्ली ब्रैकेट भी बनता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही फिर कॉन्सेप्चुअल तरीका हो जाएगा, तो उसको भले आप ना बनाओ, बना दो तो मैं बता दूं कैसे बनाना।
अब ये पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो इस पूरे सैंपल स्पेस को हम ऐसे करली ब्रैकेट्स में भी पैक करते हैं, ये पूरा सैंपल। और इधर लिखते हैं एस, एस इक्वल टू, एस बोले तो सैंपल स्पेस, ठीक है। क्लियर, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस पूरा। सबने नोट डाउन कर लिया? 36 आउटकम्स फटाफट हो गया नोट डाउन। ये ऐसे ऐसे टेबल नहीं बनानी, ऐसे टेबल बिल्कुल नहीं बनाना, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, ठीक है। पानी पीने से माइंड ज्यादा चलता है, एक्स्ट्रा नहीं लगता है, पानी पीने से सर दर्द कम होता है। आपको प्रैक्टिस कम नहीं लगी। चलो देखो, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसको क्या चाहिए, सम क्या चाहिए उसको, 8। तो इसमें से 8 सम लाने वाले कौन कौन से आउटकम्स हैं? हाँ बोलो। तो आपने पता लगाए होंगे, तो शायद तुक्के से पता लगाएंगे या सीक्वेंस फॉलो करते हुए लगाएंगे। देखो अब ध्यान से सुनो, आपको 8 सम चाहिए, तो आप प्रॉपर रो टू रो चलोगे। पहली रो से बात करो, भैया तुम्हारे में से कोई देता है क्या 8 सम? ये कहेगा मैं मिनिमम 2 देता हूँ, मैक्सिमम 7 देता हूँ, 8 का कोई चांस नहीं है। फिर दूसरी रो के पास चलेंगे, आप में से कोई 8 देता है क्या? ये रहा, 8 में से कोई 8 देता है, बिल्कुल देता है सर, ये रहा, ठीक है। आप में से कोई 8 देता है, कहाँ है? 3,5, बस। आप में से फिर 4,5। तो अक्सर ये ऐसे डायगोनली चलेगी, ये जो रो चलेगी अक्सर ऐसे डायगोनल, चाहे से 8 सम की बात करें 9 सम की बात करें, ये इस तरीके से डायगोनली चलेगी, ठीक है। तो कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने? तो 5 आउट ऑफ 36 आंसर आ गया। चलो लेट द इवेंट ई बी, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, उसको इवेंट मान रहे हैं। Let the event E be that, E be that. किस फॉर्म में था क्वेश्चन? The sum of the, that the sum of the numbers, the sum of the numbers appearing on the top of the two that, appearing on the top of the two die is 8 चाहिए उसको, 8। फिर इसी सम को बदलते रहना, ये स्टेप आती रहेगी, ई के बाद ऐड कर देना और जो सम है उसको चेंज कर देना, ठीक है। अब कितने पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पे? 5। तो हमको मेंशन करना है, सो द फेवरेबल आउटकम्स आर, फेवरेबल आउटकम्स आर, बोलो सेकंड रो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले 2,6 इसका फेवरेबल आउटकम है, देन इधर घटाते जाओ उधर बढ़ाते जाओ, फिर एक घटा दो एक बढ़ा दो, फिर एक घटा दो इधर और एक बढ़ा दो, और फिर लास्ट रो पे आ जाओ 6,2। समझ आया ना? समझ आया? देखो यहाँ से घटा के 6 में से एक घटा के इसको दे दिया, 3 5 हो गया, फिर एक और इसको दे दिया तो 4,4 हो गया, फिर एक और इसको दे दिया तो 5,3 हो गया, फिर एक और इसको दे दिया तो 6,1 हो गया, एक और दे देगा तो 7,1 हो जाता, लेकिन वो लिस्ट में हो नहीं सकता, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलेंगे तो ना तो कोई आउटकम डबल काउंट होगा और ना ही कोई छूटेगा। और ऐसा नहीं बस कुछ भी सोच के ये उठा लो ये उठा लो ये उठा लो, तो सब कुछ करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जो मैंने किया वो सही है कि नहीं, ठीक है। क्लियर? हाँ क्या? हाँ, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, जो इसका सदाबहार फॉर्मूला है, नंबर ऑफ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो क्यों मार रहा है दीवार में? हाँ हाँ सही है, सटिया हुए लोग ही करते हैं ऐसे तो। सही तो कह रहा है, फेवरेबल टू इवेंट ई,
भाई एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर कोई दीवार पे हाथ या सर मारेगा तो उसको तो दुनिया जानती है क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मैं आज कोई बरेली में, हाँ आगरा से शिफ्ट हो गया। ओके तो कितने आउटकम से काउंट करो, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, 36। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जल्दी। अब सम कितना चाहिए उसको, 13। तो इसको आप करो, इवेंट को चेंज करो पहले, और इवेंट का नाम भी चेंज करो, ई की जगह एफ, और सम भी चेंज करो, कितना चाहिए उसको 13 एफ, और 8 की जगह कर दो उसको 13, और फिर फेवरेबल आउटकम्स भी लिखने हैं अभी आपको, अभी हम उधर ही डिस्कस कर लेते हैं पीछे वाली शीट पे, बाकी आपको अलग से लिखने भी हैं कि कौन कौन से आउटकम्स होंगे। चलो इसमें से 13 देने वाले आउटकम्स कौन कौन से होंगे, एक भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो आउटकम है पॉसिबल वो 12 होता है, ठीक है। तो दोनों का सम 13 आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सो द फेवरेबल आउटकम्स आर, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मैं क्या लिखूंगा, सो देयर इज नो फेवरेबल आउटकम, सो देयर इज नो फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ एफ कर दूंगा इसको, और एक भी आउटकम ये तो 0/36, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0। इसको एफ कर दो, बताओ कोई डाउट, इसको एफ कर दो। और यहाँ पे आउटकम्स जो हैं कुछ बनेगा ही नहीं आउटकम्स में, तो क्या लिखूंगा, सो देयर इज नो फेवरेबल आउटकम, क्योंकि 13 तो कैसे लाएंगे, ला नहीं सकते हम 13, सो देयर इज नो फेवरेबल। अभी वो होगा वैसे चल रहा है, सो देयर इज नो फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0। चलो थर्ड बताओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कितना चाहिए इसको सम, कितना, हाँ किसी भी एंगल से आप लोग लगते नहीं है कि आप 10वीं क्लास के बच्चे, नहीं बिल्कुल नहीं लगते। हाँ चलो, तो अब क्या चाहिए सम उसको, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 या 12 से छोटा, सारे ही 36 के 36 आउटकम्स में सम 12 से छोटा है या नहीं है, तो 12 या 12 से छोटे में सारे आउटकम्स काउंट होंगे, तो 100%। किसी ने कहा कि यार 2 डाइस थ्रो किए थे और है ना सम आपको चाहिए या तो 12 ले लेना या 12 से छोटा ले लेना, तो हर केस में आपकी आपकी जो विन पोजीशन हो गई, हर केस में जीतोगे आप। 4,5 आया 12 से छोटा है, 6,2 है 12 से छोटा है, 6,6 है 12 है एग्जैक्टली, तो 12 या 12 से छोटे में तो सारे केसेस काउंट होंगे। तो कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे, सो सैंपल स्पेस ये तो हो गया, सीरियस करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द इवेंट जी कहता हूं उसको मैं, लेट द इवेंट जी बी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई, जैसा भी उसने स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, इज लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, देयर इज नो फेवरेबल आउटकम लिखा था पहले, क्या हुआ, हो गया क्वेश्चन, फिर क्यों, मतलब कुछ भी नहीं लिखा अभी तक आपने, तो कितना लिखा है, तो क्यों नहीं लिखा, ये बाकी लोग कैसे लिख रहे हैं, आपका कौन से पे ऑफ है,
थर्ड पे हो ना, तो इनके पास के सुपर पावर्स हैं क्या? दोनों मिलके जाना मुझसे, भव्या नारा। कहा मैंने लिखा है, इससे पहले लिख लिया। तो तीसरा कौन, मेरे मैं आके लिखूंगा तेरे घर पे? कहाँ लिख रहा है तूने? तो बैग में रख दी नोटबुक। बैग में रख के कैसे लिखता है तू बताना जरा। हाँ, डेटा ट्रांसफर करके लिखता है क्या? So each outcome is a favorable outcome. Each outcome is a favorable outcome. ये लाइन तो मैं लिखी अभी रहा हूँ, तो तूने पहले कैसे लिखी है बता जरा, जो भी मैं लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, ये जी हो जाएगा हमारा। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो सारे के सारे ही फेवरेबल हैं, ऑल आर फेवरेबल। सो 36 बाय 36, 36 बाय 36 इक्वल टू 1। ठीक है, अब सुनो, अब चलो हमारे क्वेश्चन पे। हाँ लिखो, इतनी देर से तो एग्जाम्पल चल रहा था। हो गया, चलो अभी घर से करना, कॉपी पेस्ट करना। अब सुनिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 22 सुनो, क्या कह रहा है, रेफर टू एग्जाम्पल 13। 13वें एग्जाम्पल को जरा देखो और उससे ये टेबल कंप्लीट करो। उस एग्जाम्पल की मदद से ये टेबल कंप्लीट करो। अब इस टेबल में क्या है, लेट्स सी। इस टेबल में आपको देखो दो कॉलम दिए हुए हैं, एक में तो है इवेंट और एक में उसकी प्रोबेबिलिटी। एक में तो इवेंट, एक उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी। सम ऑन द टू डाइस। तो अभी अपन सम ही तो निकाल रहे थे, तो मैंने क्या कहा था, मिनिमम सम 2 मिलेगा और मैक्सिमम सम 12 मिलेगा। 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 12 मिलेगा। तो अभी हमने जैसे किसकी निकाली थी, 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। क्या निकाली थी? 5/36। तो कुछ एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो उसने दे रखी है, जैसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 8 आने की 5/36, 12 आने की 1/36। आपको बचे हुए सम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये काम करना है। चलो कितना सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 2-5 मिनट लगेगी। 3 सम लाने वाले, आ जाओ सैंपल स्पेस पे। 3 सम लाने वाले कौन कौन से इवेंट है? 3 सम। सबसे पहले वाली रो में देता है कोई 3 सम, 1,2, और दूसरी वाली में 2,1। बस ये दो, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो 2 डिवाइडेड बाय 36 होगा आंसर। चलो मैं टेबल को फिल करता जा रहा हूँ साथ में, 2/36। ठीक है, हाँ काट भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं काट नहीं रहा हूँ, फॉर सम पर्पस में इसको काट नहीं रहा हूँ। अब 4 सम लाना है आपको, क्या लाना है? 4। तो आ जाओ वापस सैंपल स्पेस पे, बातें नहीं, 4 सम लाना है। तो 4 सम लाने के लिए देखो इधर देखो, 2 सम लाने के लिए ये वाला आउटकम हुआ था, इधर देखो 2 सम लाने के लिए 1,1 था बस, दैट्स इट। 3 सम लाने के लिए ये दो, देखो 2 सम लाने के लिए ये, 3 सम लाने के लिए ये दो, 4 सम लाने के लिए ये 3, 5 सम लाने के लिए ये 4। समझ रहे हो कैसे सीरीज चल रही है? अगला ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 12 सम पे हम इस फॉर्म पे जाके, ठीक है। तो पैटर्न पहचानना होता है, क्योंकि अभी 36 है, कल को 216 भी आएंगे, तो उस टाइम हर एक को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो पैटर्न पहचानना होगा। ठीक है, तो अभी कौन से टाइम 4 सम, तो 1,3 4 सम देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 36 कर दो, बोलो फिर लगे। चलो सबको डिस्कस कर लो। 5 सम 1,4, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, 4 + 1 5 होता है। 5 सम कंप्लीट, कितने केसेस हुए? 4। आ जाओ 6 सम, 6 सम वाले बताओ। 1,5, मतलब ये पूरी रो, डायगोनल रो, ये 6 सम दे रही है। 7 सम देखो, मैक्सिमम आउटकम 7 सम देते हैं। 7 आउटकम्स हैं, नहीं कितने? 6 आउटकम से ज्यादा तो वैसे भी नहीं होगा ना। 6 आउटकम से 1,6, 2,5, ये सब क्या देते हैं? 7 सम देते हैं। अब 8 सम हमने निकाला भी था, ये 5 आउटकम्स काउंट हुए थे उसमें। फिर आ जाओ उसके बाद 9 सम कौन कौन से देते हैं? ये 4। 10 सम कौन कौन से देते हैं? ये 3। और फिर 11 सम कौन कौन से देते हैं? ये 2। और फाइनली 12 सम देते हैं ये 6,6। तो अब हम टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखो टेबल में क्या हुआ एक्चुअली, इधर देखो, पहले आउटकम्स बढ़ रहे थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 6 हुए, लेकिन 6 के बाद नहीं बढ़े, फिर वापस कम हुए, 6 से 5, 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6,
5 4 3 2 1 इस तरीके से टेबल वो कंटिन्यू हुई है। ठीक है, चलो अब टेबल को फिल आउट करते हैं अपन। तो 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। अब इससे ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम सम आपको यहीं पे मिलेगा 7। सबसे ज्यादा आउटकम्स इसी गई है, फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। 6 से 5/36, then 4/36, then 3/36, then 2/36 and finally लास्ट वाला 1/36। देखो पहला आखिरी सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम, इस तरीके से जैसे अपन एपी में करते थे कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब अगेन सुनो, ये टेबल तो हम बना लेंगे, इसको तो कर लो होमवर्क मार्क। यानी आपके लिए कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 3 तो बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट मानने हैं। टोटल केसेस कितने बनेंगे? 11। इसमें से 3 तो उसने कर रखा है, 2 का कर रखा है, 1 का कर रखा है, 12 का कर रखा है। तो आप लेट द इवेंट E1 से चालू कर लो 3 सम, E2 से चालू कर लो 4 सम, 5 इस तरीके से करते करते आपको और फेवरेबल केसेस भी लिखने हैं कि 2 सम देने वाले, 3 सम देने वाले कौन कौन से फेवरेबल केसेस, समझ गए? ओके। अब सुनो, टोटल आउटकम कितने थे? 36। अभी कितने हैं? 11। तो सर टोटल आउटकम 36 है या 11 है, एक चीज बताओ, सुनना ध्यान से कहना। वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग एक एक आउटकम को अलग अलग, एक एक एलिमेंट्री आउटकम को अलग अलग रखा तो 36 है, लेकिन उन 36 को बांट दिया इन 11 में, इन 11 में बांट दिया। उन 36 आउटकम का सम करता तो 1 आता, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम करता तो 1 आता, क्योंकि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/36 1/36 1/36 होती, तो 36 टाइम 2 हो जाता, तो 36/36 1 हो जाता। अब उन 36 को इन लोगों में बांट दिया गया, बांट दिया गया। तो अब इसके बाद कितनी है? मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 2 है, इसके बाद कुछ भी नहीं है ना, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम भी बनाएगा, चेक करो। 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 5, 15 से 21 और 4, 21, 15 से 21, 21 और 5, 26 और 4, 30 और 3, 33 और 2, 35 और 1, बटे 36। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने सारे केस कम कर दिए, हमने उन 36 को इनमें बांट दिया। कोई ऐसा कोई आउटकम बचा के जो इन्हें नहीं पता, या ऐसा कोई आउटकम है जो 2 बार पता नहीं। तो इस तरीके से अगर किसी सैंपल किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स को क्वेश्चन के कहे अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ नए आउटकम्स बनाए जाए, जैसे यहाँ पे आउटकम, नए आउटकम क्या थे? सम आना, कल को प्रोडक्ट भी ला सकता है। अब प्रोडक्ट सोचो मिनिमम कितना आएगा? 1 into 1 1, और मैक्सिमम कितना आएगा? वही 6 into 6, तो 1 भी प्रोडक्ट आ सकता है, 2 भी प्रोडक्ट आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ऐसी टेबल प्रोडक्ट की भी बन सकती है, बड़ी बनेगी काफी, क्योंकि यहाँ तो 2 से 12 तक था, वहां 1 से लेकर 36 कॉलम की टेबल बनेगी। उनमें भी अलग अलग मैं आउटकम डिवाइड कर दूं, फिर सबका उनका सम करूं प्रोबेबिलिटीज का, तो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ये सारी बातें क्लियर है? जो टेबल बनने के बाद जो मैंने बात की वो केवल आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये ऐसे क्वेश्चन बड़े क्रूशियल होंगे कि हमने उसके हमारे आउटकम्स को उसके कहे अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नया नया आउटकम्स बना दिए, मतलब नई डेफिनेशन बना दिया आउटकम्स। ठीक है, सम ये निकलवा रहा है, कल को प्रोडक्ट भी हो सकता है, कल को डिफरेंस भी हो सकता है, कल को ये भी कह सकता है दोनों का एलसीएम लो, जो 2 नंबर आ इनका एलसीएम लो, समझ गए? कुछ भी कह सकता है। तो हमको उन 36 को डिवाइड करना है, एलसीएम क्या क्या आ सकता है सोचना है, उनको ऊपर लिख देना है, फिर उन 36 में से इस एलसीएम में कितने मिले, इस एलसीएम में कितने मिले, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबको जोड़ना है, फिर से मान लेना। क्लियर है क्या? तो ये टेबल बनाने का काम आप कर सकते हो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? एक स्टूडेंट आर्गुमेंट करता है चर्चा कि यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है। यस बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11 1/11 कुछ नहीं है। यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 and 12, therefore each of them has a probability of 1/11। क्या ये बात सही है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आई है क्या? चेक करो कि 1/36 आई है। सबको काटना भी जब हम प्रैक्टिकली करें, अभी मैंने काटा इसलिए नहीं ताकि आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सको। जब आप अभी नोट में करोगे तो काट के लिखना है, 2/36 1/18 होगा, 3/36 1/12 होगा, जो जैसा होगा तो काट के लिखना है फाइनल आंसर। तो मुझे बताओ करते, जब 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11 क्यों नहीं निकली? ये क्यों निकली तो हमने निकाली। हाँ, तो उनको क्या बोलते हैं जिसमें किसी किसी में ज्यादा होती है, किसी किसी में कम होती है? क्योंकि 36 बराबर बराबर नहीं बटे इनमें, वो 36 आउटकम्स इन सब में बराबर बट जाते,
तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती, लेकिन वो 36 में से किसी को 1 ही मिल रहा है, किसी को 2 मिल रहे हैं, किसी को 3, ऐसे आउटकम को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स या नॉट अनइक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये देखो उस टेबल के अंदर, ओरिजिनल टेबल के अंदर हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है, लेकिन इस टेबल के अंदर ये जो आउटकम है 11, ये इक्वली लाइकली नहीं। तो इस स्टेटमेंट का आंसर हम देंगे we do not agree with this argument because each of the outcomes that is 2, 3, 4 up to 12 is not equally likely, so they will have different probabilities। ठीक है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन तैयार करता हूं, प्लीज मेरे अपने 22 मिनट तक कंप्लीट है, यहां तक का काम कल तक हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।